ओके स्टूडेंट्स, तो गुड न्यूज इज कि हमने चैप्टर का ऑलमोस्ट आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने ये देखा अभी तक कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी। अब हम डिटेल में देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही रिप्रोडक्शन से जब चिल्ड्रन बनते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है कंपेयर टू पेरेंट्स। वो थोड़े से पेरेंट्स से अलग होते हैं, उसी के कारण इवोल्यूशन होता है। कैसे, हमने देखा था, यही डायग्राम भी यूज किया था कि ये अगर कोई पेरेंट है तो वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स बना रहा है, ठीक है। तो आप देखिए उनमें थोड़ा सा चेंज आ गया। अब ये जो जनरेशन है वो एक नई जनरेशन बनाएगी, नए चिल्ड्रन बनाएगी, उनमें और थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। फिर ये जो जनरेशन चिल्ड्रन बनाएगी उनमें और वेरिएशन आएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में और वेरिएशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में और वेरिएशन आएगा। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है वैसे वैसे वेरिएशंस बढ़ते जाते हैं, वेरिएशन बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो बहुत बाद में कोई ऐसी जनरेशन बनेगी जिसका ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हमारे स्टार्टिंग वाले जनरेशन से काफी अलग हो सकता है, काफी अलग हो सकता है, ठीक। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कि ओवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम बहुत सारी जनरेशंस आई, जिसके कारण पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में काफी अंतर हो गया। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एन इलस्ट्रेशन ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं आपको यहां दूंगा जो आपको देख के बहुत मजा आएगा और इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। जैसे पहले आप देखें बीटल। बीटल एक इंसेक्ट होता है, कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, प्लांट्स पे रहता है, उनको खाता है। क्रो को तो आप जानते ही हैं, वो जो है वो बीटल को खाता है। तो नेचर में क्रो और बीटल के बीच में एक बैलेंस बना होता है, एक बैलेंस बना होता है। कैसा बैलेंस? जैसे आप सोचो कि क्रो नहीं हो, कल ने क्रो ना हो, ठीक है, सिर्फ बीटल ही हो, तो क्या होगा? ये बीटल रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ाएगा और बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है इसको, तो इसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ बीटल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। लेकिन एक्चुअली में तो क्रो होते हैं, क्रो होते हैं। तो क्रो क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन से अपनी संख्या बढ़ाता है, लेकिन क्रो उनको खाते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, जिसके कारण बीटल्स की संख्या कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बीटल्स इन कंट्रोल। तो उनके बीच में आप देख सकते हैं एक बैलेंस बना हुआ है। ये जो बैलेंस है इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे आने वाले एक चैप्टर में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये सिचुएशन देखें कि हमारे पास बहुत सारे रेड बीटल्स हैं और कुछ क्रोज भी हैं, उनके बीच में बैलेंस है। और ये मैंने जो ग्रीन बैकग्राउंड बनाया है वो प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये रेड बीटल्स ग्रीन प्लांट्स पे रहते हैं, ओके। अब इन बीटल्स की जिंदगी चलती जा रही है, इनके नए जनरेशन आते जाएंगे। तो नया जनरेशन कैसे आता है? दो बीटल्स मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, दो रेड बीटल्स मिलके जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो नया बीटल बनेगा उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए। सही बात है यार, ये दोनों बीटल्स रेड हैं, तो ये दोनों मिलके जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो नया बीटल भी रेड ही होगा। और बीटल्स तो रेड होते ही है ना यार, सारे बीटल्स रेड ही हैं, तो रेड ही बनेगा, ठीक। लेकिन हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के टाइम कई बार वेरिएशन भी होता है। तो एक बार क्या होता है कि वैसा ही वेरिएशन आ जाता है। दो बीटल्स मिलके जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो रेड नहीं बल्कि ग्रीन बीटल बना देते हैं। हो सकता है यार ऐसा वेरिएशन है ये कि दो बीटल मिलके एक नया टाइप का बीटल बना देते हैं जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। हालांकि नॉर्मली बीटल्स किस कलर के होते हैं? रेड। अब आप इस ग्रीन बीटल पे ध्यान दें, इसको एक एडवांटेज है कंपेयर टू अदर रेड बीटल्स। क्या एडवांटेज है? क्रो पे ध्यान डालें आप, क्रो पे एडवांटेज ये है कि आप देखो ग्रीन प्लांट्स के बीच में रेड बीटल को बहुत आसानी से खोजा जा सकता है, ठीक। ग्रीन प्लांट्स के बीच में क्रोज जो है वो रेड बीटल्स को बहुत आसानी से खोज के खा सकता है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स के बीच में ग्रीन बीटल को खोज के खाना क्रो के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्रो जो है उस ग्रीन बीटल को खोज ही नहीं पाएगा, यानी उसको नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा इसको। तो क्या होगा? इसका जीवन बहुत लंबा होगा। तो इसका जीवन लंबा होगा तो ये बहुत सारे नए
चिल्ड्रेन या ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा अपने लंबे लाइफ टाइम में, तो इसकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो कुछ टाइम बाद हमारे पास ग्रीन बीटल्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे ग्रीन बीटल्स के पास एडवांटेज है, इनको क्रोज देख नहीं सकते जल्दी, तो इसको क्रोज कम खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी जल्दी। लेकिन जो रेड बीटल्स हैं उनको खा सकते हैं आराम से, तो उनकी संख्या जल्दी घटेगी। तो ग्रीन वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और रेड वालों की संख्या घटती जाएगी, और फाइनली ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ग्रीन ही बीटल्स बचे, रेड बीटल्स क्या तो खत्म हो जाए या बहुत कम अमाउंट में बचे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशन हो गया। ये इवोल्यूशन है, पहले सारे बीटल्स कैसे थे, रेड, अब हमारे पास एंड में सिर्फ कैसे बीटल्स हैं, ग्रीन बीटल्स। ठीक है, तो बहुत सारे जनरेशन जब बीत जाएंगे, बहुत सारा टाइम बीत जाएगा, तो सारे के सारे रेड बीटल्स ग्रीन बीटल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इस तरीके से। तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन। और ये जो इवोल्यूशन है वो हुआ क्यों है, वो हम बोल सकते हैं हुआ है ड्यू टू सर्वाइवल एडवांटेज। ड्यू टू सर्वाइवल एडवांटेज, समझ रहे होंगे आप बात। ये जो ग्रीन कलर का बीटल था उसको एडवांटेज था कंपेयर टू रेड। ठीक है, कैसा एडवांटेज, सर्वाइवल एडवांटेज, कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा क्योंकि क्रो उनको देख नहीं पाएंगे। तो वो सर्वाइवल एडवांटेज के कारण ये इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसी के लिए एक दूसरा टर्म भी कई बार यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो हम बोलते हैं कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है। कहने का मतलब ये होता है कि नेचर में ऐसी सिचुएशंस थी कि नेचर ने ग्रीन बीटल्स को प्रेफर किया कंपेयर टू रेड बीटल्स। सही बात है ना, नेचर में ऐसी सिचुएशंस थी कि ग्रीन बीटल्स प्रेफर किए गए कंपेयर टू रेड बीटल्स, इसलिए फाइनली रेड बीटल्स जो हैं वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गए। तो हम बोलेंगे दिस इज इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जैसे एक और सिचुएशन देखते हैं, जैसे भूले भटके कभी एक ग्रीन बीटल बन गया था, वैसे ब्लू भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ब्लू बन गया सपोज कभी, तो क्या अब फिर से वही कहानी रिपीट हो सकती है जो पहले हुई थी? सोचे, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ग्रीन एक स्पेशल कलर था, क्योंकि ये जो बीटल है वो ग्रीन प्लांट्स पे रहते हैं, तो इस ग्रीन बीटल के पास सर्वाइवल एडवांटेज था, लेकिन इस ब्लू बीटल के साथ कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। तो मोस्ट लाइकली तो यहां पे क्या होगा कि ये ब्लू बीटल बनेगा और ये जो क्रोज हैं वो उसको खा जाएंगे, जिससे ब्लू बीटल खत्म हो जाएगी दुनिया में और वापस से सिचुएशन यही हो जाएगी। मोस्ट लाइकली तो ऐसा ही होगा। लेकिन बाय चांस, बाय लक थोड़ा अलग भी हो सकता है। क्या अलग हो सकता है कि इससे पहले कि क्रो इस ब्लू बीटल को खा पाए, ये जो ब्लू बीटल है वो रिप्रोड्यूस करके 2, 4, 5 बीटल्स बना डाले, कुछ ऐसे। तो इससे पहले कि क्रो इसको खा पाता है, उसने रिप्रोड्यूस करके कुछ और बीटल्स बना दिए। ठीक है, अब अगर क्रो इसको खा भी लेता है तो कुछ बीटल्स ब्लू रंग के बच जाएंगे। और फिर से लक के कारण क्या होता है, चांस के कारण क्या होता है कि एक एलिफेंट गुजर रहा होता है वहां से, उसका पैर पड़ जाता है हैवी सा इन बीटल्स पे, तो ये ज्यादातर रेड बीटल्स जो हैं वो मर जाते हैं और ये ब्लू बीटल्स जिंदा रह जाते हैं और कुछ इक्का दुक्का रेड बीटल्स जिंदा रह जाते हैं। अब आप सोचो क्या होगा, अब सिचुएशन उल्टी हो गई। अब पॉपुलेशन में ब्लू बीटल्स ज्यादा है और रेड कम है, रेड कम है। हो सकता है कि इस रेड को क्रो खा जाए और ये जो ब्लू बीटल्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ा लें और बढ़ के हर जगह पे फैल जाए। तो आप देख सकते हैं फिर से इवोल्यूशन हो गया। शुरू में हमारे पास रेड बीटल था, फाइनली ब्लू बीटल है, तो अगेन दिस इवोल्यूशन। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है वो सर्वाइवल एडवांटेज से नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुम यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे जो इवोल्यूशन हुआ है दैट इज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट प्लस ड्रास्टिक चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब यहां पर जो चेंज हुआ था वो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से ब्लू रंग का बीटल बन गया था। और ड्रास्टिक चांस, चांस तो चांस की तो बात है ही, यहां पे लक ने बहुत साथ दिया। एक बार एलिफेंट का पैर गिरा, ठीक है, और शुरू में भी लक ने हेल्प की थी।
तो इस तरह से भी इवोल्यूशन कई बार हो सकता है। एक और सिचुएशन देखते हैं। आप सोचो कि जहां बीटल्स रहते हैं किसी कारण वहां पे फूड की कमी हो गई, प्लांट्स कम हो गए, कोई बीमारी हो गई प्लांट्स को, उस कारण वो कम हो गए, तो लैक ऑफ फूड, तो फूड कम हो गया, तो बीटल्स को खाने को मिल ही नहीं रहा है ठीक से, थोड़ा थोड़ा ही खा पा रहे हैं, तो उनका साइज छोटा हो गया। ठीक है, आप भी अगर नहीं खाओ 10 दिन तो क्या होगा, आपका साइज छोटा हो जाएगा, आप श्रिंक हो जाओगे। तो वैसा ही हुआ इन बीटल्स के साथ। अब बहुत दिन तक यही सिचुएशन बनी रही फूड की, इसलिए बीटल्स छोटे ही रहे। ओके, लेकिन बहुत दिनों बाद क्या हुआ, बहुत जनरेशंस बाद क्या हुआ कि फूड वापस से एबंडेंट में आ गया। फूड की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई किसी कारण से, फिर से एबंडेंट में फूड आ गया। तो अब क्या होता है, फिर से बीटल खा पी के तंदुरुस्त हो जाते हैं और फिर से बड़े बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बीटल्स। तो क्या यहां पर जो प्रोसेस हुआ उसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे? नहीं, इसको हम इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पे तो फाइनली कोई चेंज हुआ ही नहीं ना। शुरू में बड़े बीटल्स थे, बाद में बड़े बीटल्स हैं, और बीच में चेंज जो हुआ भी वो तो टेम्पररी चेंज था। इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए जिससे ये चेंज हुआ, लेकिन ये टेम्पररी चेंज था। फिर इन्वायरमेंट वापस से ठीक हुआ, फूड वापस से अवेलेबल हुआ, तो वापस से बीटल्स बड़े हो गए। तो दिस इज अ टेम्पररी चेंज, इसको हम इवोल्यूशन नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इवोल्यूशन से रिलेटेड एक नया टर्म देखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। लेकिन इस टर्म को समझने से पहले हम ये टर्म समझेंगे स्पीसीज। अगर आप ध्यान दें तो स्पीसीज से ही स्पेसिएशन बना है। तो स्पीसीज का क्या मतलब होता है, देखिए उसकी डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स which can reproduce among themselves, a collection of organisms which can reproduce among themselves। कहने का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स या ऐसे लिविंग बींग्स का कलेक्शन या ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके रिप्रोड्यूस कर सके और नए ऑफ स्प्रिंग्स बना सके, उस ग्रुप को हम बोलते हैं एक स्पीसीज। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और वो सब मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में और नए चिल्ड्रन बना सकते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज बोल देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एक वर्ल्ड मैप है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों की फोटोज डाली। वर्ल्ड में डिफरेंट जगह के जो लोग हैं वो थोड़े अलग अलग दिखते हैं। जैसे आप देखो, अमेरिकन्स जो होते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब देखें, अफ्रीका में रहने वाले लोग कुछ अलग दिखते हैं, वो बहुत ब्लैकिश दिखते हैं कंपेयर टू अमेरिकन्स। उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है। फिर आप देखें, सेंट्रल एशिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहां पे जो लोग हैं वो कुछ इस टाइप के से दिखते हैं। यूरोप में लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। साइबेरिया या मंगोलिया, इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। चाइनीज लोग को तो आपने देखा ही होगा, ऐसे दिखते हैं। और ये हम इंडियंस कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो वर्ल्ड में डिफरेंट जगह रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके के दिखते हैं थोड़े। ऐसा इवोल्यूशन के कारण हुआ है। लेकिन ये जो सारे लोग हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक अमेरिकन मेल एक अफ्रीकन वुमेन के साथ चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे एक यूरोपियन फीमेल इंडियन मेल के साथ मिलकर चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, एक चाइनीज मेल मंगोलियन वुमेन के साथ मिलकर चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे तो चाइल्ड प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। इसलिए सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बोलेंगे कि ये सब के सब थोड़े अलग जरूर हैं, बट सबके सब एक ही स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज है, सभी सब एक ही स्पीसीज है। और उस स्पीसीज का नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, आई होप आप समझ रहे होंगे। सारे ह्यूमन बीइंग्स थोड़े अलग अलग हैं, फिर भी वो एक ही स्पीसीज से कहलाएंगे, क्योंकि वो सब आपस में मिलके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये देखें आप, लियोपार्ड और ये है टाइगर। ठीक है, ये दोनों एनिमल्स को आप देखें तो बड़े सिमिलर से लगेंगे आपको। डिफरेंस है, हालांकि इसमें जो स्ट्राइप्स हैं वो लंबे हैं, लंबे, और इसमें डॉट्स जैसे
डॉट्स हैं, डॉट्स, इसमें ब्लैक डॉट्स है, इसमें स्ट्राइप्स। लेकिन ये दोनों अलग स्पीसीज माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके आपस में चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए दे आर डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज। अब आप स्पीसीज का मतलब अगर समझ गए तो स्पीशिएशन का मतलब समझना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। स्पीशिएशन को हम लिख सकते हैं अ प्रोसेस इन विच अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड, अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया स्पीसीज बने, उसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। अब कैसे होता है ये स्पीशिएशन, कैसे न्यू स्पीसीज बनते हैं, वो हम देखेंगे। हाउ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड, तो हम देखेंगे नई स्पीसीज एक्चुअली बनते कैसे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और बहुत टाइम लगता है न्यू स्पीसीज को बनने में, तो आप भी बड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे रेड बीटल्स वाला एग्जांपल लेते हैं, वही हम लेते आए हैं इस चैप्टर में। तो आप सपोज करो कि बहुत सारे रेड बीटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस आते रहते हैं, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ वेरिएशंस होते हैं। लेकिन यहां पे जो भी जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं वो पूरे पॉपुलेशन में फैल जाते हैं। कैसे, आप सोच के देखो। मान लो कि ये दोनों जो है वो मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं और एक ऐसा बीटल बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक। तो थोड़ा सा अलग टाइप का बीटल बना। लेकिन वो जो बीटल है वो मान लो इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो उन दोनों के जो बच्चे होंगे उनमें वो वेरिएशन आ जाएगा। फिर वो जो बच्चा होगा वो शायद इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा और फिर इनके बच्चों में वो वेरिएशन आ जाएगा। तो वो वेरिएशन यहां से स्टार्ट हुआ था और वो जो वेरिएशन है वो पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगा, पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एनी जेनेटिक वेरिएशन इज कम्युनिकेटेड टू एंटायर पॉपुलेशन। तो कोई भी जेनेटिक चेंज आता है अगर, तो वो पूरे पॉपुलेशन में फैल जाएगा। सही बात है। लेकिन अब आप सोचो कि कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हो जाते हैं इस रीजन में, तो क्या होता है कि कोई रिवर और माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बीचों बीच, जिसके कारण बीटल की जो पॉपुलेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक रिवर और माउंटेन के ऊपर और एक रिवर और माउंटेन के इधर। सही। अब क्या होगा, अब आप सोचें, अब जब ये दोनों बीटल मान लो रिप्रोड्यूस करेंगे और वो कोई थोड़ा सा नया टाइप का बीटल बना देते हैं जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन, तो क्या वो वेरिएशन इस पॉपुलेशन में कम्युनिकेट होगा? हाँ, हो जाएगा। क्योंकि वो जो थोड़ा सा अलग बीटल होगा वो इसके साथ रिप्रोड्यूस करके वो इसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है और जो बच्चा बनेगा उसमें वो वेरिएशन आ जाएगा। फिर वो बच्चा इसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो जो वेरिएशन है वो यहां तक पहुंच जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है तो वो इस पॉपुलेशन में पूरी तरह से पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो जेनेटिक वेरिएशन है वो इधर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इधर के जो बीटल्स है वो सिर्फ आपस में ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वो रिवर और माउंटेन को क्रॉस करके इधर तो आ नहीं सकते, तो इन बीटल से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अगर इधर कोई जेनेटिक वेरिएशन आता है तो वो इधर ही रहेगा और इधर कोई जेनेटिक वेरिएशन आता है तो वो इधर ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन इन वन रीजन कैन नॉट फ्लो टू अदर। सही बात है। इस रीजन में कोई जेनेटिक वेरिएशन आता है तो इस रीजन में नहीं जाएगा। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? इस रीजन में जेनेटिक वेरिएशंस होंगे 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 ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी वेरिएशंस हो जाएंगे, ठीक। और इस रीजन में भी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएशंस हैं वो इधर नहीं आएंगे और इधर वाले जो वेरिएशंस है वो इधर नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि इसमें अलग टाइप के वेरिएशंस हो और इस पॉपुलेशन में अलग टाइप के वेरिएशंस हो। सही है। जिससे ये थोड़े अलग तरह के प्राणी बनने लगे और ये थोड़े अलग टाइप के प्राणी बनने लगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इधर के वेरिएशंस थोड़े अलग हो सकते हैं और इधर के वेरिएशंस थोड़े अलग हो सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा और ये थोड़ा अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा। सही बात है। इसके साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन भी वर्क कर सकता है। नेचुरल सिलेक्शन भी वर्क कर सकता है। कैसे? अब देखें, हो सकता है कि इस साइड, माउंटेन के इस साइड लॉट्स ऑफ क्रोज, बहुत सारे क्रोज हैं, लेकिन इस साइड कोई क्रोज नहीं है। हो सकता है ऐसा। तो यहां पे क्रोज के होने से जो वेरिएशंस हैं उनको एक अलग दिशा मिलेगी और यहां पे एक अलग दिशा मिलेगी। जैसे कि हमने देखा था कि क्रोज के होने से ये जो बीटल्स है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमने ये बात देखी है।
तो हो सकता है कि यहां पे बहुत सारे क्रोज हैं, तो वेरी करते करते ये जो बीटल्स है वो ग्रीन बीटल्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यहां पे क्रोज नहीं है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट ना हो। ठीक, तो इन सारे फैक्टर्स के कारण इधर वाली जो जाति है वो बिल्कुल अलग बन सकती है और इधर वाली जाति जो है वो बिल्कुल अलग बन सकती है। जैसे हमने लिखा यहां पे नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स डिफरेंटली, यहां पे नेचुरल सिलेक्शन अलग तरीके से काम कर सकता है और यहां पे अलग तरीके से काम कर सकता है। ठीक, तो इन सारे फैक्टर्स को लेके आप समझ सकते हैं कि इधर वाले जो बीटल्स होंगे वो एक अलग प्राणी में डेवलप हो सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इधर वाले जो बीटल्स हैं वो एक अलग प्राणी में डेवलप हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक अलग स्पीसीज बन जाएगा जिसको हम बोल देते हैं स्पीसीज 1, और ये एक अलग स्पीसीज बन सकता है जिसको हम बोल सकते हैं स्पीसीज 2। ठीक, तो इस तरह से बहुत दिनों बाद हमारे पास 2 नए स्पीसीज हो सकते हैं। तो यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स काम किए नई स्पीसीज बनाने में वो हम लिख सकते हैं। एक फैक्टर था जेनेटिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक वेरिएशन, वो तो है ही, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक वेरिएशन वो कैसे काम कर रहा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के कारण तो थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन में, और ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा है ज्योग्राफिकल सेपरेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पे बीटल की 2 पॉपुलेशन ज्योग्राफिकली सेपरेट हो जाती है, जिसके कारण उनके वेरिएशंस अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तीसरा रीजन हम लिख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। दोनों रीजन में नेचुरल सिलेक्शन जो है वो अलग तरीके से काम कर सकता है, जिसके कारण दोनों रीजन में अलग टाइप की स्पीसीज बन सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये डार्विन सर का फोटो है। हम इस चैप्टर में इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और इनका नाम ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इवोल्यूशन की बात की थी, जिसने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। मतलब ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि इवोल्यूशन होता कैसे। हालांकि जो थियरी इन्होंने दी थी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने ऑलरेडी देखा है कि इवोल्यूशन कैसे होता है, फिर भी हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा यहां पर रिपीट करेंगे। तो उन्होंने अपनी ये थियरी एक बुक में लिखी थी, जिस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखो नाम से ही क्लियर है कि ये बुक किस बारे में है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैसे नई स्पीसीज बनती हैं, कैसी नई स्पीसीज इवॉल्व होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने थोड़ा सा देखा है। तो इन्होंने क्या बोला कि ओल्ड स्पीसीज कैन फॉर्म न्यू स्पीसीज बाय इवोल्यूशन। सही बात है, हम ऑलरेडी ऐसा देख चुके हैं। बीटल का एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको समझाया भी है कि कैसे होता है ये। फिर उन्होंने बताया था कि दिस हैपेंस ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इवोल्यूशन हैपेंस ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हमने देखा ही है कि ऐसा होता है। बीटल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कैसे रेड बीटल जो है वो ग्रीन बीटल में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है वो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा रखा है बीटल वाले एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, और क्या है कि डार्विन थियरी को एक्सप्लेन करते हुए ये एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है, तो मैं भी देना चाहता हूं। तो आप सपोज करो ये एक एनिमल है, उसके 4 इंडिविजुअल्स मैंने यहां पे बनाए। देखने में एनिमल जैसा थोड़ा कम लग रहा होगा, बट मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग तो आती नहीं है, वो तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये कोई एनिमल है और उसके 4 इंडिविजुअल्स मैंने बनाए हैं, और भी बहुत सारे होंगे, सब थोड़े थोड़े अलग होंगे आपस में। कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? जेनेटिक वेरिएशन, इसको तो जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है यार, हम में से कुछ लोग लंबे होते हैं और कुछ लोग छोटे होते हैं, वैसा यहां पर भी है। अब देखो इनकी कहानी ये है कि ये ग्रास खा के जिंदा रहते हैं, ग्रास खा के जिंदा रहते हैं, लेकिन किसी कारण से क्या होता है कि इस इलाके में जो ग्रास थी वो खत्म हो गई, पूरी की पूरी ग्रास खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब ये क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? तो इस इलाके में लंबे लंबे पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो लीव्स होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। तो अब तो एक ही ऑप्शन है कि इन लीव्स को खाया जाए। ठीक है, तो देखो ये जो छोटा वाला ऑर्गेनिज्म है, छोटा, वो लीव्स को नहीं खा पाएगा, क्योंकि लीव्स इसके लिए बहुत दूर होंगे, तो ये नहीं खा पाएगा।
तो क्या होगा, ये मर जाएगा कुछ दिन बाद, वैसे ये भी मर जाएगा। लेकिन इनमें से जो लंबे एनिमल्स हैं वो तो लीव्स तक हो सकता है पहुंच जाए और उनको खा लें। तो ये जो लंबे वाले हैं वो सरवाइव करेंगे, लेकिन जो छोटे वाले हैं वो मरने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ लंबे वाले ही एनिमल्स बचेंगे, और फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्योंकि ये लंबे हैं तो ये लंबे बच्चे ही पैदा करेंगे। तो आप देखें ग्रेजुअली यहां पे इवोल्यूशन हो गया है। पहले हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज थी जिसमें बड़े छोटे हर साइज के एनिमल्स थे, लेकिन अब हमारे पास एक नई स्पीसीज बन गई है, नई स्पीसीज बन गई है जिसमें सिर्फ लंबे ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इवोल्यूशन हो गया है। और यहां पे जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें नेचुरल सिलेक्शन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम एक और पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं डार्विन्स की थियरी में कि द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जल्दी से लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन proceeds in the direction of survival advantage। सही है, the process of evolution proceeds in the direction of survival advantage। तो आप देख सकते हैं इस केस में जो इवोल्यूशन है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, जिस डायरेक्शन में सर्वाइव करना आसान है, सर्वाइवल एडवांटेज है। बड़ा हाइट होना यहां पे सर्वाइवल एडवांटेज था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।